कोई भी भाषा सीखने का एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है, पैटर्न होता है। हम सबसे पहले सीखते हैं वर्णमाला यानी अल्फाबेट। इसके बाद सीखते हैं हम शब्द, जैसे र से राम हुआ या ए फॉर एप्पल। और इसके बाद सीखते हैं वाक्य पढ़ना, वाक्य बनाना। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद आकर भाषा की क्लास क्यों लेने लगी मैं। वो इसलिए कि पिछले कुछ दिनों में मुझे एक दो ऐसे पोस्ट दिखी सोशल मीडिया पर जिसमें मुझे बदलाव की उम्मीद दिखी और उसके साथ आई नॉस्टैल्जिया की वेव, जिसने मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद दिला दी। किस तरह के बदलाव की बात कर रही हूँ आपको आगे पता चलेगा। वाक्य पढ़ना या लिखना सिखाते वक्त शुरुआत बेसिक शब्दों से होती है, ऐसे शब्द जिनमें बहुत कम मात्राएं होती हैं ताकि बच्चे जल्दी सीखें। जैसे कमल खिलता है, राम स्कूल जाता है, पापा काम पर जाते हैं, रानी सफाई करती है, माँ खाना पकाती है टाइप्स। लेकिन इस सीखने सिखाने के क्रम को आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो ये बात जरूर नोटिस की होगी कि जो उदाहरण दिए जाते हैं या जो वाक्य सिखाए जाते हैं उनमें कितना जेंडर स्टीरियोटाइप है। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कौन क्या करेगा या क्या कर सकता है, इसका निर्धारण उसके टैलेंट के आधार पर नहीं बल्कि उसके लिंग के आधार पर किया जाए, इस बात के आधार पर किया जाए कि वो लड़का है या लड़की। हमेशा राम या मनोज ही स्कूल जाते दिखेंगे, पलक या गुनगुन ही सिलाई करती दिखेंगी, पापा ही काम पर जाएंगे और माँ ही खाना बनाएगी या दीदी ही खाना परोसेगी। कभी आपको घर के अंदर मनोज सिलाई करता या पापा खाना पकाते नहीं दिखेंगे। कामों को लेकर हमारे दिमाग में जो जेंडर डिवाइड बढ़ता है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। ऐसे ही उदाहरणों से और इतनी ही कच्ची उम्र से मेरी साथी कुसुम ने एक बार विस्तार से इस पर एक आर्टिकल में भी बात की थी। उस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लेख में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं और डेटा है जिसके जरिए बच्चों के करिकुलम में जेंडर डिवाइड को हाईलाइट किया गया था। खैर, अब आते हैं उन दो पोस्ट पर जिसे देखकर मेरी उम्मीद जागी। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। फेसबुक पर यह पोस्ट 5-6 दिनों से खूब वायरल है। अब ये किस क्लास की या कौन से पब्लिशर की किताब है इसकी पुष्टि हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो लिखा है उस पर जरूर बात कर सकते हैं। चैप्टर का टाइटल है चेंजिंग रोल्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। इस चैप्टर में लड़के और लड़कियों के लिए कैसे घर के काम से लेकर खेल तक अलग अलग कर दिए जाते हैं, इस पर बात हुई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि कैसे अब रोल्स बदल रहे हैं लड़के और लड़कियों के लिए, जिसे सोसाइटी ने तय किया था, और किस तरह लड़का या लड़की होना किसी काम करने के लिए बाधा नहीं है। इन सब पर बात हुई है। इसी के साथ इस वायरल पन्ने पर एक फोटो भी है जिसमें एक तरफ बच्चे के बाल रंगे हैं और दूसरी तरफ एक बच्चा फुटबॉल के साथ दिखाया गया है। नीचे पूछा गया है इसमें कि लड़का कौन है और लड़की कौन। आगे स्पष्ट किया गया है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि बाल रंगना लड़कियों का काम है और फुटबॉल खेलना लड़कों का। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हैं या नहीं हैं तो अपनी टीचर को बताइए। ये एक्सरसाइज उस किताब में लिखी हुई है। बेसिकली ये बच्चे को इंट्रोस्पेक्ट करने, खुद से सवाल करने का मौका दे रहा है ताकि जो स्टीरियोटाइप्स उसने सीखे उसे अनलर्न करने का मौका मिल सके। कुछ दिन पहले मुझे एक और ट्वीट दिखा था। आईएएस अवनीश शरण ने इसे शेयर किया था, काफी रीट्वीट हुआ था। ये 2 कविताएं हैं। पहली का नाम है मम्मी का स्कूटर। इसमें लिखा है, स्कूटर पे निकली मम्मी की सवारी, मम्मी है हल्की, हेलमेट है भारी, पछाड़ा है ट्रक को, पछाड़ी है लॉरी, ऐसी दबंग है मम्मी हमारी कि स्कूटर भी समझे खुद को फरारी। दूसरी कविता का शीर्षक है पापा की रोटी। इसमें लिखा है, कल पापा ने रोटियां बनाई, थोड़ी फुलाई थोड़ी जलाई, कुछ पर यूरोप के नक्शे बनाए, बाकी पर शेर सी लकीरें बनाई, पर हमने चाव से खाई। आज पापा भटूरे बनाएंगे, कितने तलाएंगे कितने जलाएंगे, पर अगर हम चाव से ना खाएंगे तो पापा खाना बनाना कैसे सीख पाएंगे। दोनों कविताएं जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ती हैं। लड़कियां भी गाड़ी चला सकती हैं और दबंग शब्द उनके लिए यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल हो सकता है। पापा भी खाना बनाते हैं और अगर वो सीखते वक्त कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उसका उन्हें स्पेस देना चाहिए। ये भाव इन कविताओं में दिखते हैं। छोटे बच्चों को जेंडर सेंसिटिव बनाने की ये पहल
देखना बहुत सुख से भरता है और ऐसे पोस्टर्स बनाने का, कविताएं और कहानियां लिखने का काम बाल साहित्य छापने वाले कई प्रकाशन समूह इस वक्त कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जो पोस्टर आपने देखे वो एक तारा इंडिया ने बनाए हैं। इसी तरह बाल साहित्य पर काम कर रहा है एकलव्य फाउंडेशन, जिनकी चकमक मैगजीन बच्चों में खूब पॉपुलर है। बच्चों क्या, मेरे जैसे वयस्कों में भी काफ़ी पॉपुलर है। उनकी इस पहल को समझने के लिए मैंने बात की एकलव्य की पब्लिकेशन कोऑर्डिनेटर दीपाली शुक्ला से। पहला सवाल मैंने कंटेंट सिलेक्शन पर पूछा कि आखिर वो कैसे तय करते हैं कि किस विषय पर कविता या पोस्टर बनाना है और क्या बात कहनी है। और खासकर मैं एकलव्य के संदर्भ में सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करूं, तो किसी भी कहानी में जो प्रचलित स्टीरियोटाइप है, कहीं वो तो मौजूद नहीं, वो सबसे पहले देखना होता है, क्योंकि काफ़ी सारी कहानियों में मॉरल और स्टीरियोटाइप होते हैं। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको ध्यान से देखना होता है कि कहानी में आखिर कहा क्या जा रहा है और कैसे कहा जा रहा है। तो अगर मैन्युस्क्रिप्ट में इस तरह की चीज़ें हैं जो गैर बराबरी की बात करती हैं, या जो जैसे जेंडर रोल्स स्थापित हैं उसको ही बात करती हैं उसको लेकर, तो फिर उन कहानियों को थोड़ा अलग रखना बेहतर जो है वो होता है। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि किस भाषा में कहानियाँ हैं, क्योंकि ऐसी भाषा जो हम आपस में अभी बात कर रहे हैं या होनी चाहिए, वो बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। तो भाषा का बहुत ज़्यादा क्लिष्ट होना भी कई बार मुश्किलें पैदा करता है रीडर के लिए। तो उसकी भाषा आसान हो, और वो कोई बहुत ही मतलब जैसे कई तरह की कहानियाँ होती हैं, परी कथाएँ काफ़ी प्रचलित होती हैं, लेकिन इस तरह की कहानियाँ जो केवल बहुत फैंटेसी की बात तो कर रही हैं, लेकिन उसके साथ कोई लॉजिक या रैशनल नहीं है, तो वैसी कहानियों को भी ध्यान से जो है वो पढ़ना होता है। क्योंकि कहीं न कहीं जो बच्चे हैं, वो भी उन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। तो ये कहानियों के सिलेक्शन में जो है ध्यान रखने की चीज़ें हैं जिस पर हम लोग। मैंने ये भी पूछा कि उनकी नज़र में बाल साहित्य या बाल कथाओं में जेंडर इक्वालिटी के मुद्दे को उठाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, बाल साहित्य में जेंडर इक्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चा साहित्य पढ़ रहा है वो अपने आस-पास भी बहुत कुछ देख रहा होता है। अगर हम देखें तो कई अभी ये बदलाव दिखता है कि कहानियों में जेंडर रोल्स बदलते हुए दिखते हैं। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जब हम एक समानता की बात कर रहे होते हैं, तो उस दृष्टि से बच्चे में वो उन चीज़ों को, उन भावों को लाना कि कोई भी काम कोई भी कर सकता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे इर्द-गिर्द देखते हैं कि माएँ भी तो काम कर रही हैं, केवल पिता ही काम नहीं कर रहे हैं, बच्चे खुद भी काम कर रहे हैं। तो कहानियों में इस तरह के पात्रों का आना और इस तरह की कहानियों का आना बाल साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहानियाँ आपको बताती हैं कि समाज में एक विविधता है, और जो एक तरह से जो जिस तरह का किया जाए और बच्चा उससे रूबरू जो है वो हो पाए। इसमें एकलव्य ने जो कई कहानियाँ, उसमें से 1 आध 2 कहानियों का ज़िक्र मैं, वो जैसे एक किताब है कि जाम लो चलती है। तो जब लॉकडाउन हुआ, तो बच्चों ने उस लॉकडाउन की परिस्थितियों को उसमें वो रहे हैं, उसको सहा है। तो वो कहानी बच्चों के साथ शेयर होनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता हो कि सा आपने, चाहे वो लड़का है और अंदर से अगर अपने आप को लड़की महसूस करता है, ऐसे भी कई बच्चे हैं, और उनकी कहानियाँ भी सामने आनी चाहिए। जैसे बहुत सुंदर किताब है, गुठली तो परी है, गुठली हैज़ विंग्स। तो मुझे लगता है ये कहानियाँ भी ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके आस-पास अलग-अलग तरह के लोग हैं, और उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और साहित्य का भी ये काम है कि वो इस तरह की विविधता की तरफ भी आपको ले जाए, ना केवल आपको एक कल्पना लोक में ले जाए, बल्कि जो एक रियलिटी में एक जो चीज़ें हैं उससे भी रूबरू कराए। और इश्यूज़ है, जैसे आइडेंटिटी का मसला है, या जेंडर रोल्स का जो एक विभाजन है उसको तोड़ने की जो बात है। जैसे कमला भसीन जी की एक बहुत ही सुंदर किताब है मितवा, जो बात करती है जेंडर रोल्स पे भी बात करती है, और उस गैर बराबरी की भी बात करती है, जो आज भी हमें अपने आस-पास जो है दिखाई देती है। तो इस तरह की कहानियों का होना बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये जेंडर रोल्स की तरफ जो है बच्चों को लेकर जाए।
दीपाली जिस आइडेंटिटी इशू का जिक्र कर रही थी वो उससे जुड़ा एक पोस्टर मेरी साथी की डेस्क पर भी लगा हुआ है। साइकिल पर बैठी एक बच्ची है, वो पूछ रही है, मम्मी मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी, लड़का या लड़की। वैसे तो ये सवाल मासूमियत में बच्ची पूछ रही है, पर जरा सोच कर देखिए ये कितना गहरा सवाल हो सकता है। कितने ही बच्चे हैं जो उस जेंडर में कंफर्टेबल फील नहीं करते जिसमें वो पैदा हुए, चाहे बात होमोसेक्सुअलिटी की हो या ट्रांसजेंडर्स की, ट्रांसपर्सन्स की। इनके एग्जाम्पल या इनकी बातें हमारे बीच में हमारे स्कूल के करिकुलम में कभी नहीं आती। बचपन से हमें सिर्फ 2 जेंडर्स के बारे में बताया जाता है, मेल और फीमेल। हमें कभी स्कूल ने ये नहीं सिखाया कि सेक्स और जेंडर एक चीज़ नहीं है। मगर जेंडर स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने वाले, तोड़ने वाले एग्जाम्पल्स बच्चों के करिकुलम में और इस तरह के बाल साहित्य में देखकर उम्मीद तो जगती है कि जिस बराबरी और उसके लिए ज़रूरी बदलावों की हम बात करते हैं वो अब सिर्फ कल्पना नहीं रह गए हैं, वो धीरे धीरे रियलिटी बनने लगे हैं। और इसी बदलाव के क्रम में हम आगे ट्रांसपर्सन्स और होमोसेक्सुअलिटी के बारे में भी समझ पाएंगे, बच्चों को बताया पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। ऐसी हम कामना कर सकते हैं। एक अच्छे फ्यूचर की उम्मीद के साथ आपको टाटा कह रही हूँ। आप अपना ध्यान रखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।